अरे रिप्लाई करो, हो गया कि इतना लिखकर कॉपी में एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स? हाँ मैम हो गया। यस यस मैम। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले मेथड है कंट्रोलिंग आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक है, by controlling I square R losses, technical loss can be reduced. How? Opting for a low resistance all aluminum alloy conductor, that is AAC, in place of a conventional aluminum poured steel reinforced line. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, आई स्क्वायर आर लॉसेस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो यहाँ पे पहला क्या बोला है, रीजन क्या बोला है, हमारे जो कन्वेंशनल जो कंडक्टर यूज करते थे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ACSR कंडक्टर, ठीक है, दैट इज एल्यूमिनियम कोल्ड स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, उसको हमें रिप्लेस करना है ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर के साथ। ठीक है, ये कंडक्टर का जो एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ACSR। ठीक है, ये एक है सबसे पहला पॉइंट। ये करने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस रिड्यूस हो सकते हैं। कंडक्टर कन्वेंशनल कंडक्टर को एफिशिएंट कंडक्टर के साथ आपको रिप्लेस करना है। यानी कन्वेंशनली कौन सा है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स ACSR को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है बाय दी ट्रिपल AC से। ठीक है, दैट इज ऑल एल्यूमिनियम अलॉय कंडक्टर। सेकेंड, इंक्रीजिंग द सिस्टम वोल्टेज लीड्स टू द रिडक्शन इन द लाइन करंट transmitted that leads to the lower I square R losses। ठीक है, अगर सिस्टम का वोल्टेज अगर हमने इंक्रीज किया, उस वजह से क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज होने के बाद जो है, जो हैवी करंट जो है वो लाइन करंट जो है वो कम होगा। करंट लाइन करंट जो है कम होगा तो उस वजह से भी आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो कम होंगे। इट विल प्रोड्यूसेस द लो आई स्क्वायर आर लॉसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, यूजिंग relevantly suitable means to reduce the line currents to lowest possible value by maintaining the power factor near unity। ठीक है, अब करंट को हमें कम करना है, ठीक है, टू द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो बाय मेंटेनिंग द पावर फैक्टर नियर टू यूनिटी हम करंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, करंट कम होगा तो अगेन आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो कम क्रिएट होगी। थर्ड पॉइंट ये है। देन fourth is use of voltage controllers to maintain the voltage level at rated level। ठीक है, ये एक फोर्थ पॉइंट है कि हमें वोल्टेज कंट्रोलर यूज करके हम वोल्टेज को रेटेड लेवल तक मेंटेन करेंगे, इस वजह से जो लॉसेस जो है वो कम क्रिएट हो गए। देन फिफ्थ इज मैग्नेटिंग द प्रॉपर डिस्टेंसेस बिटवीन द कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इस वजह से भी कम होगा I square R loss and skin effect will increases the resistance of a conductor, so the I square R losses will be more due to the skin effect। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है आई स्क्वायर आर लॉसेस। आई स्क्वायर आर लॉसेस कंट्रोल हो गए तो टेक्निकल लॉसेस जो है वो कम क्रिएट हो गए। आई स्क्वायर आर लॉसेस को कंट्रोल कैसे करना है, सबसे पहले जो कन्वेंशनल कंडक्टर यूज करते थे हम लाइन्स के लिए उसको रिप्लेस करना है एफिशिएंट कंडक्टर के साथ। देन सिस्टम वोल्टेज को अगर इंक्रीज करोगे तो जो लाइन करंट जो है वो हैवी लाइन करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके वजह से जो है आई स्क्वायर आर लॉसेस क्रिएट होते हैं वो भी कम होंगे। देन बाय मेंटेनिंग द पावर फैक्टर एट यूनिटी, देन उस वजह से जो करंट जो है सिस्टम का वो कम हो जाएगा और करंट की वजह से आई स्क्वायर लॉसेस कम हो गए। एंड बाय यूजिंग द वोल्टेज कंट्रोलर टू मेंटेन द वोल्टेज लेवल एट द रेटेड लेवल। ठीक है, एंड मैरिनेटिंग द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये 5 पॉइंट के, ये अगर 5 पॉइंट जो है इससे ये अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन कर लिए तो उस वजह से जो है सिस्टम में आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है वो कम क्रिएट हो गए। ठीक है, ये एक मेथड है कंट्रोलिंग आई स्क्वायर आर लॉसेस। नेक्स्ट मेथड है आपकी ऑप्टिमाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ठीक है, optimization of a system voltage is maintaining the voltage of the system at the rated or a specified level such that the related load requirement are most satisfactorily fulfilled and at the same time the losses या फिर abnormal condition related to the over voltages या फिर under voltages are eliminated। ठीक है,
ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम वोल्टेज का मीनिंग क्या है, हमें वोल्टेज को जो है मेंटेन करना है एट द रेटेड वैल्यू, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट जो है हमें वोल्टेज की वैल्यू को मेंटेन करना है। उससे क्या होगा, वोल्टेज मेंटेन होने की वजह से जो लॉसेस जो क्रिएट होते हैं सिस्टम में जो लॉसेस क्रिएट होते हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिस्टम वोल्टेज मींस हमें वोल्टेज की जो रेटिंग है उसको मेंटेन करना है एट डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है, उसका जो रेटेड वैल्यू है वहां तक उसको मेंटेन करना है, या फिर जो लोड रिक्वायरमेंट है उसका अकॉर्डिंग हमें सिस्टम में वोल्टेज की जो वैल्यू जो है उसको मेंटेन करना है। ये करने से क्या होगा, जो लॉसेस जो क्रिएट होते हैं वो कम क्रिएट होंगे सिस्टम में। Then there is a fall in efficiency and quality of our output with both these adverse and abnormal voltage condition। अगर abnormal voltage condition आती है यानी overloading condition या फिर under overloading condition आती है, उस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली अफेक्ट होता है हमारे क्वालिटी आउटपुट के ऊपर और सिस्टम की एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर, ठीक है। देयर इज अ फॉल इन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ अ आउटपुट, ठीक है। देन इन ट्रांसमिशन सिस्टम, rise in the voltage level improves the power transmission capacity. If voltage is increased by n times, then the size of the conductor is reduced by 1 by n square times, ठीक है। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, अगर वोल्टेज लेवल जो है राइज इन वोल्टेज लेवल इट इम्प्रूव्स द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। वोल्टेज लेवल जो है रेटेड अगर हमने प्रोवाइड किया, इस वजह से क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए जो कंडक्टर लगेगा सिस्टम के लिए वो कम साइज का लगेगा, कितना लगेगा, बाय 1 बाय n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। स्मॉल कंडक्टर साइज है तो लॉसेस जो है ऑटोमेटिकली कम क्रिएट होंगे वहां पे। हायर वोल्टेज इन्वॉल्व्स द हायर कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, कॉस्ट ऑफ स्विच गियर एंड टर्मिनल apparatus, ठीक है। हायर वोल्टेज है इन्वॉल्व्स तो कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है, पर हमें लॉसेस नहीं चाहिए। लॉसेस अगर हो गए तो एफिशिएंसी और आउटपुट जो है हमें प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट की तरफ इतना नहीं देखना है पर वो थोड़ा थोड़ा रेगुलर से अगर ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो वो चलेगा, पर हमें बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ना चाहिए, या फिर हमें लॉसेस जो है सिस्टम में नहीं चाहिए, उसके लिए हमें बेटर क्वालिटी के कंडक्टर या फिर इक्विपमेंट यूज करना है। बेटर एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करेंगे तो उसका थोड़ा कॉस्ट जो है कन्वेंशनल से हमेशा ज्यादा ही रहेगा, पर हमें आउटपुट की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। Now the relation between the capital cost is in rupees and the standard line voltage is in kV. It can be plotted and we get the parabolic curve, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया है पैराबोलिक कर्व जो है यहाँ पे दिया है, the lowest pointer on the curve represent the optimum voltage to be chosen, ठीक है। V0 it is the lowest voltage for the system and if the capital cost does not differ appreciably, the two voltages are selected because higher the voltage is easy to control than the higher current. So the optimum voltage for the system can be calculated by, अभी ये जो optimum voltage आपको यहाँ पे calculate करना है तो वो आपको कैसे calculate करना है, by using this formula. Vi is equals to 5.5 under root of I divided by 1.6 plus P into 1000 divided by cos phi into NC into 150, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने से आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो है वो कितना है और आपको अभी वो वोल्टेज को कितना मेंटेन करना है। अगर वो बहुत कम है तो आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, ज्यादा है तो उसको रेटेड की तरफ लाना है। ये करने से क्या होगा, आपको प्रॉपर वोल्टेज रेटिंग मिलेगा और उस वजह से जो है टेक्निकल लॉसेस जो है वो यहाँ पे कम क्रिएट होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, VL equals to 5.5 under root of I into 1.6 plus P into 1000 divided by cos phi into NC into 150. Now what is VL? It is the transmission line voltage in kilovolt. L means the length of a line in kilometer. P power to the transmitted. NC means number of circuits connected to that line. ठीक है, and cos phi is the power factor of the load. ठीक है, ये सब वैल्यू से आपको जो है टोटल ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज जो है आपको ये पता चलेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
5.5 under root of I into divided by 1.6 L into divided by 1.6 plus P into 1000 divided by cos phi into NC into 150. VL means transmission line voltage, L means length of a line in kilometer, P means the power to be transmitted, and C means the number of a circuit, and cos phi is the power factor of the load. ठीक है, तो ये एक अनदर मेथड है फॉर रिड्यूसिंग द टेक्निकल लॉसेस. सबसे पहले मेथड थी कंट्रोलिंग द आई स्क्वायर आर लॉसेस एंड सेकंड इज ऑप्टिमाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज. नाउ थर्ड इज बैलेंसिंग द फेज करंट. अभी जो तीनों सपोज 3 फेज सिस्टम है, ठीक है, या फिर सिंगल फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो तीनों फेज सिस्टम में जो करंट जो है इक्वली हमें उसको बैलेंस करना है. Phase balancing system, the phase balancing problem is formulated in the form of a branch load balancing and system load balancing indices, where the branch load balancing index is used to measure the loading of a branch, ठीक है, and system load is used for to measure the overall system loading. ठीक है, तो फेज बैलेंसिंग सिस्टम जो है वो मेनली क्लासिफाइड होती है दो टाइप में. एक रहता है ब्रांच लोड बैलेंसिंग, सिस्टम लोड बैलेंसिंग. ब्रांच लोड बैलेंसिंग से आप क्या मेजर करते हैं, टोटल ब्रांच लोडिंग, एंड सिस्टम लोड ब्रांच से आप कैलकुलेट क्या करते हैं, यू मेजर द ओवरऑल सिस्टम लोडिंग. ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ फेज बैलेंसिंग सिस्टम, कंजर्व द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्यों हमें फेज बैलेंसिंग करना है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. इन इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर 3 phase 4 wire system is used. By using this system 3 phase as well as a single phase loads are supplied. ठीक है, इंडिया में इलेक्ट्रिकल पावर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 3 phase 4 wire system हम यूज करते हैं. ये सिस्टम से हम 3 phase as well as single phase loads को सप्लाई दे सकते हैं. Most of the 3 phase loads is balanced, but the single phase load will cause the unbalance depending upon the load used by the consumer. ठीक है, जनरली 3 phase load बैलेंस रहता है, पर जो सिंगल फेज जो लोड है वो अनबैलेंस आ सकता है. इट इज डिपेंड ऑन द कंज्यूमर लोड डिमांड, विच कंज्यूमर कितना लोड जो है उसका रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है. ड्यू टू विच there is a need of a balancing the single phase system and it is called as a phase balancing system. तो अभी वहां पे जो सिंगल फेज सिस्टम जो है अनबैलेंस है उसको हमें बैलेंस करना है, तो उससे हम कहते हैं फेज बैलेंसिंग सिस्टम. ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है. अभी ये देखो आर वाई बी एंड न्यूट्रल. ठीक है, यहाँ पे देखो 3 फेजेस है. अभी यहाँ पे देखो ये फीडर्स जो है कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट फीडर्स जो है, the figure shows a single phase load on 3 phase feeder at the different points. ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि टोटल लोड कितना है फॉर आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले जो एक फीडर्स जो है, ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट फीडर है वहां पे आपको दिख रहा है कि आर वाई बी तीनों फेजेस जो है उसका इक्वल करंट जो है 50 एम्पियर 50 एम्पियर एंड 50 एम्पियर फर्स्ट फीडर के लिए. देन जो सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट जो है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो दिख रहे हैं वहां पे दिख रहा है कि तीनों फेज जो है वहां पे करंट डिफरेंस आया है, 30 है, फिर y के लिए 30 है और b के लिए 20 है. सिमिलरली अगेन अपवर्ड साइड में जो दिख रहे हैं आपको एरोस, ठीक है, वहां उस पॉइंट में अगेन करंट में फेजेस का जो करंट है उसमें डिफरेंस आ रहा है, 50 है, 25 है. सिमिलरली रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स जो है वहां पर भी डिफरेंस आ रहा है. अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि टोटल आर फेज, वाई फेज और बी फेज में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, सबसे 3 फेज फीडर एट डिफरेंट पॉइंट. ठीक है, एट फर्स्ट पॉइंट जो है आर फेज का करंट कितना है, 50 एम्पियर. सेकेंड पॉइंट के लिए कितना है, 30 एम्पियर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. देन अगेन थर्ड पॉइंट जो है जिसका अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिख रहा है वहां पे आर फेज की वैल्यू कितनी है, 50 एम्पियर. देन फोर्थ पॉइंट पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वहां पे आर फेज की वैल्यू कितनी है, 50 एम्पियर. ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट में देखो आर फेज की वैल्यू कितना है, 50 एम्पियर. अभी यहाँ पे आपको ये करंट की वैल्यूज जो है कैलकुलेट करना है, टोटल करना है. 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50.
कितना आता है फिर बताओ मुझे, इसको कैलकुलेट करो। Yes, a balanced load of 50 ampere is taken on each phase at the starting end of the feeder. But at the points, the load is not balanced on all the three phases. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए 50 है, सेकेंड पॉइंट के लिए जो है आर फेज का करंट वैल्यू 30 है, थर्ड पॉइंट के लिए आर फेज का करंट वैल्यू 50 है, फोर्थ के लिए 50 है एंड फिफ्थ के लिए भी 50 है। आपको टोटल आर फेज में से कितना टोटल करंट फ्लो हो रहा है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, सिंपली आपको इनका समीशन करना है ना, 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। कितना होगा आपका समीशन इसका, आर फेज के लिए होगा 230 एम्पियर। ठीक है, आर फेज के लिए आपका समीशन हो रहा है 230 एम्पियर। सिमिलरली वाई और बी फेज के लिए कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। तो वाई के लिए फर्स्ट पॉइंट पे 50 है, सेकेंड पॉइंट पे कितना है 30 है, थर्ड पॉइंट में कितना है 25 है, फोर्थ पे 10 है एंड फिफ्थ पे 15 है। ऐड करो, आपको ये ऐड करना है, मुझे आंसर बताना है। अभी बाय फेज में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है बताना है मुझे आपको। 165 165 एम्पीयर। ठीक है, बी फेज के लिए भी कैलकुलेट करो सिमिलरली। बी फेज के लिए कितना आएगा फिर, 50 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 50। 165 ओके, एंड वाई फेज कितना सप्लाई कर रहा है फिर, yes, R phase is supplying 230 ampere, Y phase is supplying 120 ampere and B phase is supplying 165 ampere। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो तीनों फेजेस है R, Y और B, वहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या, नहीं है। करंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है तीनों फेजेस में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन आ रही है। तो हमें ऐसे प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस लोडिंग कंडीशन चाहिए, तो इसलिए हमें लोड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में। अगर लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तभी यहाँ पे आपको जो करंट की जो वैल्यू जो है वो इक्वल मिलेगी तीनों फेज के लिए। और अभी जो कैलकुलेट किया है उससे हमें क्या पता चल रहा है, आर फेज की वैल्यू अलग है, वाई की अलग है, बी की भी अलग है, यानी द सिस्टम इज अनबैलेंस्ड इन अ सप्लाइंग लोड फॉर ईच फेज। तीनों फेज के लिए करंट की वैल्यू जो है आपको डिफरेंट मिल रही है, ड्यू टू विच losses are increasing in a system. So, if a proper care is taken to supply the different phases such that equal or nearly equal load current is supplied by each phase, then the distribution system will be balanced and no additional losses will take place due to the unbalanced current. ठीक है, to achieve this manually is difficult, therefore an appropriate optimization technique should be used। ठीक है, तो अभी ये जो अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन आ रही है ये ना आए, इसके लिए हमें क्या करना है, तीनों फेज के ऊपर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उस वजह से हमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनबैलेंस लोडिंग कंडीशन नहीं आएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये है फेज बैलेंसिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये थर्ड मेथड बैलेंसिंग द फेज करंट। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फेज बैलेंसिंग, अभी एडवांटेजेस क्या है इसके, ड्यू टू द फेज बैलेंसिंग द लोड इज यूनिफॉर्मली
and almost equally distributed on all three phases of the system. Due to the imbalance, feeder capacity is not properly utilized and hence the balancing makes the proper utilization of feeder capacity. ठीक है, phase balancing, due to the phase balancing, load is uniformly and almost equally distributed on all the three phases of the system. ये एक है इसका advantage. Current balancing procedure will remove the extra current loading from overloaded phase and shift it on a underloaded one. Hence, it will make available feeder capacity for future load demand without changing the line conductors. ठीक है, जो करंट बैलेंसिंग सिस्टम जो रहती है, इस वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट लोडिंग जो रहता है लाइन में, दैट इज फ्रॉम ओवरलोडेड फेज, यानी वहां पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है करंट बैलेंसिंग कंडीशन से करंट जो है प्रोवाइड हो सकता है कंडक्टर के ऊपर. अगर लोड डिमांड ज्यादा है तो हम कंडक्टर्स वहां पे प्रॉपरली यूज हो सकता है. अगर लोड डिमांड कम है तो क्या करेंगे, it is underloaded one. ठीक है, hence it will make available feeder capacity for future load demand. This feeder capacity provides more backup capacity for emergency loading on the feeder. Technical losses are proportional to the square of current. As the maximum current values are reduced by current balancing and the losses are reduced, and also the reactive power loss is also reduced. It improves the voltage of each feeder or the voltage available at the terminal of all the consumer will be almost equal, and it also improves the feeder capacity and improves the voltage quality with a reduction in losses. So these are the advantages of the phase balancing system. Now next technique is compensating reactive power flow. Reactive power compensation in transmission and distribution system. Here the reactive power is present in a line due to the reactive loads and devices such as components, reactances. This leads to the heavy current for active power transmission that result in overheating of transmission system and hence fall in the system efficiency. ठीक है, अभी अगर reactive power compensation नहीं हुआ properly, उस वजह से क्या होगा, वहां पे जो है overheating होगा transmission system में and it falls the system efficiency. So the reactive power compensation leads to reduction of a line or system current, due to which the inherent current related power losses, that is I square R losses in the system, can be reduced and leading to increase the system efficiency and improvement in the power quality. Also the reactive power is compensated, the power factor is improved. ठीक है, अगर reactive power flow compensation हुआ उस वजह से क्या होगा, जो I square losses है, power losses, related power losses जो है, that is I square losses जो है वो कम होंगे. ठीक है, इस वजह से efficiency जो है system की वो improve होगी, as well as the power factor is also improved. Thus, the energy is conserved as the losses in the lines are minimized, and the excess magnetizing current for increasing the voltage is to avoid leading of a savings. So, यहाँ पे आपको ये रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन का डायग्राम जो है यहाँ पे शो किया है. ठीक है, ये इजी है. रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन जो है ये टेक्निक बहुत इजी है. इंपॉर्टेंट टेक्निक थी आपके लिए फेज बैलेंसिंग सिस्टम. तो 4 टेक्निक आपने पढ़ा है यहाँ पे. एक कंट्रोलिंग आई स्क्वायर आर लॉसेस, ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, देन थर्ड इज बैलेंसिंग फेज करंट एंड फोर्थ है आपका ये कंपेंसेटिंग रिएक्टिव पावर फ्लो. ठीक है, अभी एक लास्ट टॉपिक है, explain how technical losses can be reduced by use of energy efficient transformer in transmission and distribution system. अभी ये जो technical losses जो है कैसे reduce करेंगे by using energy efficient transformer. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है the energy efficient transformer have a low loss material, that is core and winding, and are designed optimally to give the best performance. ठीक है, अभी यहाँ पे energy efficient transformer के बारे में हमने already second lesson में ही पढ़ा है. ठीक है, अगर हमने कोर जो है हैमर परस कोर यूज किया उस वजह से जो है लॉसेस जो है वो कम क्रिएट होते हैं सिस्टम में एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर. यानी मटेरियल जो है अगर प्रॉपर क्वालिटी का यूज किया तो लॉसेस जो है कम क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पर भी यही बोला है, द एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हैव द लो लॉस मटेरियल, दैट इज कोर और वाइंडिंग के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसका जो लॉसेस जो रहता है वो कम क्रिएट होता है, एंड आर डिजाइन ऑप्टिमली टू गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस. रिडक्शन इन अ मैग्नेटाइजिंग करंट लीड्स टू द लोअर लॉसेस अगेन. Then due to the low loss core, that is amorphous core use करने के वजह से क्या होता है, the iron losses are reduced around by 70%. अगर लॉसेस कम हुए तो जो इसकी एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की वो इंक्रीज होती है.
ऑल्सो अगर रेजिन कास्ट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर का टाइप है. इट ऑल्सो हैविंग द लो लॉसेस ड्यू टू विच देयर एफिशिएंसी राइजेस टू द 98%. ठीक है, देन इट मे बी हायर फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर. thus the overall transmission and distribution efficiency is improved. अगर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर अगर हमने यूज किया, उस वजह से क्या होता है, सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसका एफिशिएंसी इंप्रूव होता है. अब एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर के क्या एडवांटेज है, उसके लिए अगर हम वहां पे हम एमरफेरस को यूज करते हैं, तो एमरफेरस को यूज करने की वजह से क्या होता है, जो आई स्क्वायर आर लॉसेस जो रहते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं. अगेन उसका क्वालिटी बेटर रहता है और वो लो लॉस क्रिएट करता है. तो ये है by using energy efficient transformer how you can reduce the technical losses in transmission and distribution system. ठीक है, तो अभी आपका जो टेक्निकल लॉसेस का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नॉन टेक्निकल लॉसेस के बारे में. ठीक है, तो हमने टेक्निकल लॉसेस क्या होता है, फिर उसके क्या कॉजेस है और उसके ऊपर क्या रेमेडीज है, टेक्निकल लॉसेस को कम करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम. अटेंडेंस दे दो. अभ्युदय खानोरकर.